हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आचार्य नीरज शास्त्री अलवर से। हम लोग पिछले वीडियो में हमने संस्कृत के बारे में, रीट के बारे में पढ़ा था। हमने रीट के बारे में, स्वर और व्यंजनों के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको पहले बेसिक स्वरों के बारे में और बेसिक व्यंजनों के बारे में बताया था। अब मैं आपको पाणिनि के अनुसार स्वरों के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। पाणिनि के अनुसार ही व्यंजनों के बारे में अभी हम देखते हैं। तो देखो दोस्तों, अभी हम रीट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। रीट का ही हमने सिलेबस किया हुआ है और रीट में हम भाषा पढ़ रहे हैं संस्कृत। संस्कृत भाषा में हम लोग पाणिनि के अनुसार स्वरों के बारे में पढ़ लिया है। अभी हम पढ़ेंगे पाणिनि के अनुसार, महर्षि पाणिनि के अनुसार व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन 42 होते हैं। पाणिनि के अनुसार व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 42। अब ये पाणिनि के अनुसार व्यंजनों की संख्या जो 42 है वो कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो देखो, पहले तो आपने स्पर्श वर्ण पढ़े हैं। स्पर्श वर्ण भी पाणिनि के अनुसार ही आते हैं। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25 यानी कि 25। दूसरा इसमें आता है यादय। यादय का मीनिंग क्या है दोस्तों? यह आदि। यह आदि, तो यह आदि में हमने पढ़ा था य र ल व, ये तो अंतस्थ हो गए। 4 और है श श श और ह, 4 ये हैं। इनको कुल मिलाकर के टोटल 8 होते हैं। ये पाणिनि के अनुसार व्यंजनों की संख्या हम देख रहे हैं। तो पाणिनि के अनुसार पहला तो है स्पर्श वर्ण जो कि 25 होते हैं और दूसरा है यादय। यादयों की संख्या कितनी होती है? 8। इसके अलावा और हैं यमः। ये पाणिनि जी ने अपनी तरफ से दिए हैं। ये कु के ऊपर चंद्र लगाएंगे तो कु, खू, गू और घू। ये 4 जो वर्ण हैं ये क्या कहलाते हैं? यमः कहलाते हैं। इनके अलावा पाणिनि के अनुसार और भी व्यंजन हैं जिनको अन्य व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। जिनको अन्य व्यंजनों में हम देखें तो कौन कौन से हैं? तो एक तो है अनुस्वार और एक है विसर्ग और एक अनुस्वार, एक विसर्ग और एक है जिह्वामूल। जिह्वामूल। एक है उपधमानीय। उपधमानीय। इसके अलावा एक और है दुस्पष्ट। दुस्पष्ट। दुस्पष्ट इसमें आता है वैदिक लकार, जिसको हम वैदिक लकार कहते हैं। ये दोस्तों राजस्थानी भाषा में भी लकार आता है। ये कुछ इस प्रकार से बनता है, ऐसे करके। इसको बोलते हैं राजस्थानी वैदिक बोलते हैं इसको, और इसको वैदिक लकार भी बोलते हैं। इनको मिलाकर के ये 5 और आ जाते हैं। ये 5 आ जाते हैं। तो अब हम कुल व्यंजन देखें। पाणिनि के अनुसार कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो देखो 25 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5 टोटल हो जाते हैं 42। दोस्तों कितने आ जाते हैं? 42। इन 42 के ये 42 हो गए। अब इसी में हम पाणिनि के अनुसार कुल वर्णों की संख्या देखें। कुल वर्ण कितने हो जाते हैं दोस्तों? 21, 22, 21 या 22 प्लस 42। दोनों को टोटल करें तो दोनों को टोटल करेंगे तो ये जाते हैं 63 या 64। 63, 64 ऐसे रहते हैं। तो देखो दोस्तों, 2013 में ये प्रश्न आया था कि पाणिनि के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है।
कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन में यही था, कौन सा? 63, 64, ये ऑप्शन था। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए हमें पाणिनि के व्यंजन और स्वरों पे भी हमें ध्यान देना होगा। पाणिनि के स्वर मैंने आपको बताए थे 21 और 22 होते हैं। बड़ी वाली दृ जो होती है, प्लुत वाली जो दृ होती है, उस दृ को कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ विद्वान नहीं मानते हैं। अगर प्लुत दृ को हम स्वर मानते हैं तो 22 और नहीं मानते हैं तो 21। तो पाणिनि के अनुसार स्वरों की संख्या 21 या 22 और पाणिनि के अनुसार व्यंजनों की संख्या कितनी? 42। दोनों को मिलाते हैं तो 63 या 64। तो ये ऑप्शन में एक साथ ही आता है। जब प्रश्न आता है तो प्रश्न में 63 और 64 अलग से लिखा हुआ नहीं मिलता, एक साथ ही जो लिखा हुआ मिलेगा वो ही मान्य होगा। ऑब्लिक में ऐसे ऑप्शन में आएगा और दोनों की दोनों संख्या एक ही ऑप्शन में आएगी। तो देखो दोस्तों, ये रीड में मैं आपको संस्कृत भाषा पढ़ा रहा हूँ। संस्कृत भाषा में पाणिनि के अनुसार अभी मैंने आपको व्यंजनों की संख्या बताई है। पाणिनि के अनुसार स्वर और व्यंजनों की संख्या प्रश्न आ सकता है, इसलिए आपको ये बात भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। पाणिनि जी ने जो ये बताया है द्विस्पष्ट, द्विस्पष्ट में वैदिक लकार आता है। वैदिक लकार कहाँ आता है? ऋग्वेद का पहला सूक्त का पहला मंडल का पहला सूक्त है और अग्नि देवता है। अग्नि देवता का जो पहला मंत्र है अग्निमीले, उस अग्निमीले में वैदिक लकार यहाँ पर आया है। पहला ही शब्द है अग्निमीले, अग्निमीले में वैदिक लकार आता है। वो आप कहीं भी देख सकते हो। ये ऋग्वेद के अग्नि सूक्त का पहले सूक्त का पहले मंडल का पहला जो सूक्त है अग्निदेव का, उसका पहला ही मंत्र है अग्निमीले, ऐसे शब्द से प्रारंभ होता है और उसमें वैदिक लकार बनकर आता है। ये वैदिक लकार आपको राजस्थानी भाषा में भी मिलता है। राजस्थानी भाषाओं में जैसे हम बोलते हैं ड़, उसको सही उच्चारण है ड़। तो ये पहले समय में प्रयोग में लिया जाता था, आजकल इसका प्रयोग नहीं होता है। आजकल इसका राजस्थानी भाषा में ही प्रयोग रह गया है। वैदिक संस्कृत हम लोग बहुत कम प्रयोग में लेते हैं, इसलिए वैदिक संस्कृत का ये लकार लय है जो कि पाणिनि के अन्य व्यंजनों में काउंट होता है या गिना जाता है। तो ये इस प्रकार से पाणिनि के अनुसार कुल वर्णों की संख्या हो जाती है 63, 64। 21 या 22 प्लस 42 बराबर 63 या 64। दोस्तों, हम जो वीडियो बना रहे हैं, इन वीडियो में अभी हम रीड के बारे में पढ़ा रहे हैं, रीड की संस्कृत भाषा के बारे में। आगे की वीडियो में हम और आगे आपको पढ़ाएंगे और अभी आगे इसमें और देखते हैं थोड़ा सा। तो अब हम इसके बाद स्वर और व्यंजनों का हमारा सारा ज्ञान पूरा हो चुका है। अब मैं आपको और भी इसमें छोटी छोटी बातें बताता हूँ जिसको आपको ध्यान में रखना है और वो हमारे काम की होती हैं। हम अगर देखें तो आगे जब हम संस्कृत पढ़ेंगे तो ये छोटी छोटी बातें ही हमारे काम आती हैं। आगे हम देखते हैं तो देखो, इसके अलावा जो आता है वो आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन को हम मिश्रित व्यंजन भी कह सकते हैं। मिश्रित व्यंजन, मिश्रित व्यंजन भी कह सकते हैं। मिश्रित व्यंजन भी कह सकते हैं। इनकी कोई संख्या फिक्स नहीं होती है दोस्तों। इनकी जो संख्या है वो हिंदी में 4 कौन से छ, त्र और ज्ञ, श्री वाला स्र, श्री वाला स्र, ये 4 होते हैं। लेकिन संस्कृत में इनकी कोई संख्या फिक्स नहीं होती है क्योंकि विद्यालय वाला अध्याय जो होता है वो भी संयुक्त व्यंजन में आता है। इसके अलावा क्रय भी आता है, इसके अलावा इसके अलावा द्वय भी आता है, द्वय और ध्य मिला करके। इसके अलावा द्वय भी आता है, इसके अलावा द्वय और ध्य भी आता है, इसके अलावा द और मैं भी आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे ट्रय आता है, इसके अलावा प्रय आता है और भी इसके अलावा बहुत सारे संयुक्त व्यंजन हो सकते हैं। संयुक्त व्यंजन हो सकते हैं। इन संयुक्त व्यंजनों में 2 या 2 से अधिक व्यंजन जो मिलकर के बनते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं।
या मिश्रित व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें जैसे क्षत्रिय और अक्ष आता है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या आता है, क और श, इनका क्रम यही होता है। इनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, के आगे आता है, श पीछे आता है, दोनों को मिलाने के बाद में क्षत्रिय और अक्ष बनता है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है दोस्तों कि दोनों आधे आधे व्यंजन मिलकर के आधा ही व्यंजन बनता है, पूरा व्यंजन कभी भी नहीं बनता है। पूरा व्यंजन जब भी बनेगा, पूरा वर्ण जब बनेगा जब व्यंजन में स्वर मिश्रित होगा। अगर स्वर मिला हुआ नहीं होगा तो वो आधा व्यंजन हमेशा आधा ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं त्र में क्या आ रहा है, त और र आ रहा है, तो ये भी संयुक्त व्यंजन है। ज्ञानी वाला जो ज आता है उसमें क्या आता है, ज और य। दोस्तों इसका ध्यान विशेष रूप से रखना है, ज और य। ज और य को अगर हम मिला करके बोलेंगे तो उच्चारण ज होता है, ज। इसका सही उच्चारण ज ही है। और अगर इसको हम ऐसे ज्ञान शब्द लिखते हैं, ज्ञान का अगर सही उच्चारण संस्कृत की व्याकरण के हिसाब से किया जाए तो उसको बोलेंगे ज्ञान, ज्ञान। भी से लगाए तो विज्ञान, विज्ञान बोलते हैं। लेकिन सही उच्चारण कभी कभी हमारे लिए भी मुसीबत का कारण बन जाता है। इसलिए ज़्यादा शुद्ध उच्चारण भी कभी कभी नुकसानदायक होता है। इसलिए हम इसको हिंदी वर्णमाला के हिसाब से ही इसको ज्ञानी वाला बोलते हैं। तो इसका हम सही उच्चारण करते हैं ज्ञान और विज्ञान। आगे चलें दोस्तों, इसका जो इसमें जो वर्ण आते हैं तो ज और य आते हैं, दोनों से मिलकर के ही ज्ञानी वाला के बनता है। इसके अलावा देखो और भी संयुक्त व्यंजन है, जैसे श्री वाला स्र है, श्री वाले स्र में क्या आता है, श और र आता है। विद्यालय वाला जो य होता है इसमें क्या आता है, ग और य आता है, ग और य आता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो क और र आता है, क्र बनता है। द्व जो बनता है उसमें द और ध आता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो द्व आता है, द्व में क्या आता है, द और व आता है। इसके अलावा हम देखें तो द और ध आता है, ध। और इसके अलावा हम देखें तो पद्म वाला द और मैं पद्म आता है, पद्म, पद्म बनता है, जो कि पद्म जो है कमल के लिए भी पर्यायवाची के रूप में आता है। तो ये जो पद्म बनता है उसमें द और मैं होता है। इसी के अनुसार ही और हम देखते हैं इसे ट्र आता है। ट्र में क्या आता है दोस्तों, देखो ट और र आता है, ट्र कहलाता है। प्र जो बनता है उसमें क्या आता है, प और र आता है। इसके अलावा और भी बनते हैं, जैसे है आता है, ये संस्कृत में इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्या आता है आता है दोस्तों, और ये आता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे हन्न आता है, हन्न, हन्न जो शब्द आता है उससे हन्न बनता है, तो उसमें आता है ह और न आता है। ये आपके संयुक्त व्यंजन है। इसके अलावा दोस्तों संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन और भी हो सकते हैं। संस्कृत में इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं है, कोई गिनती नहीं है, ये बहुत सारे हो सकते हैं। और बहुत सारे संयुक्त व्यंजनों का तो लोप भी हो चुका है। आजकल हम लोग संयुक्त व्यंजन बहुत कम यूज में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं। हिंदी में इनका प्रयोग बहुत कम हो गया है और सीमित क्षेत्र में हो गया है। चार ही ये संयुक्त व्यंजन हैं जो कि हिंदी में काम आते हैं। संस्कृत में इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, आगे के वीडियो में हम और आपको पढ़ाएंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि रीट के सिलेबस के बारे में, कि रीट का जो सिलेबस है वो केवल व्याकरण से संबंधित ही होता है, व्याकरण के अलावा उसमें और साहित्य वगैरह कुछ नहीं आती है। तो अभी हम व्याकरण और आगे के वीडियो में व्याकरण को और आगे बढ़ाएंगे, रीट कर चलेंगे। अब हम बीच बीच में आपको नए नए और वीडियो ज्योतिष से संबंधित भी देंगे और वास्तु के ज्ञान से संबंधित भी देंगे, उनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान देंगे। जितना हमारे पास में ज्ञान है दोस्तों, मेरे पास में जितना भी ज्ञान है मैं सब आपको देना चाहता हूँ और वो वीडियो के माध्यम से ही देना चाहता हूँ। कोरोना का काल चल रहा है और क्लासों का पता नहीं, क्लास कब लगे नहीं लगे, अभी कुछ संभावना नहीं है। ऐसे ही अगर हम देखें कि विज्ञप्ति या वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, भर्ती होंगी कि नहीं,
भर्ती जरूर होंगी, लेकिन क्या है कि अभी आपको सेल्फ स्टडी से ही पढ़ना पड़ेगा। इन वीडियो के द्वारा ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपकी पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िए दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई छोड़ना सही नहीं है। क्योंकि ये कोरोना का काल जैसे ही खत्म होगा या थोड़ा भी अगर कम पड़ेगा तो वैकेंसी जरूर आएंगी, क्योंकि भर्तियां जरूर होंगी, हर डिपार्टमेंट में होंगी। शिक्षा विभाग में बहुत जो वैकेंसी हैं वो खाली पड़ी हैं, सीटें खाली पड़ी हैं, इसलिए भर्ती होना जरूरी है, भर्ती होंगी। ऐसे ही दिल्ली में जो सीटेट होता है उस सीटेट के लिए भी जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति आ सकती है। ये कोरोना का जो समय है ये अभी जुलाई और अगस्त में चलेगा, और जुलाई तो चली रही है, जुलाई में चलेगा और अगस्त में ये कम हो जाएगा। और जैसे ही अगस्त में कम होगा तो अगस्त में मेरा मानना ये है कि अगस्त में विज्ञप्ति आ सकती है, राजस्थान में भी और दिल्ली में भी। दिल्ली में सीटेट से संबंधित जो विज्ञप्ति आने वाली है वो जल्दी से जल्दी ही आएगी। अभी कोरोना से संबंधित मरीजों की जैसी संख्या कम होगी तो शिक्षा विभाग इस पर जरूर अमल करेगा और जल्दी से जल्दी भर्ती निकालेगा। इसलिए दोस्तों अपनी पढ़ाई बिल्कुल जारी रखिए, चाहे आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।